Hello commandos, welcome to Biometers classes online. So today it's a chapter from class 12 physics. Name of the chapter is dual nature of radiation and matter. तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो इस चैप्टर के अंदर में जो हमें सबसे पहला जो टॉपिक मिलता है वो है स्पेसिफिक चार्ज। सबसे पहला जो टॉपिक मिलता है वो है स्पेसिफिक चार्ज। ड्यूअल नेचर में क्या पढ़ना है वो बात की बात है, लेकिन पहले कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए वो है स्पेसिफिक चार्ज। हालांकि इस टॉपिक के बारे में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार जस्ट रिकॉलिंग है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है भाई? इट इज नथिंग बट द रेशियो। किस चीज का रेशियो है? स्पेसिफिक चार्ज, मतलब चार्ज टू द मास। रेशियो किसका है? चार्ज टू द मास। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल के लिए हम स्पेसिफिक चार्ज डिफाइन करते हैं। पार्टिकल है, चार्ज है, तो चार्ज तभी होगा जब मास होगा। भाई देखो, बिना मास के चार्ज होगा क्या? नहीं। लेकिन मास होने पर क्या चार्ज होगा? कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यदि किसी पार्टिकल पर चार्ज है, इसका मतलब उस पर मास है, बराबर। तो इन दोनों के रेशियो को कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। और हमने यहां पर निकाल के रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। अल्फा ये सिंबल है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास मालूम है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और सॉल्व करने पर आपको यहां पर मिल रहा है डेटा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये हमने किसके लिए निकाला? इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या आप सिमिलर वे में प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हैं? चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई? सर ये ना पूछो हमसे। क्या आप ये अल्फा पार्टिकल के लिए निकाल सकते हो? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आएगा? चार्ज आएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और ये मास कितना आएगा? 4 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻27 kg। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़ता हूं तो हमारे पास में एक छोटी सी हेडिंग आती है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। एमिशन इस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू कम आउट। टू कम आउट। अब किसकी बात चल रही है? इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात चल रही है? इलेक्ट्रॉन की। मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। अब इलेक्ट्रॉन होता कहां है जहां से बाहर निकले? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहां अवेलेबल रहते हैं? मेटल सरफेस पे। मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। भाई हम कहते हैं ना कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर्स, बराबर। मेटल के लैटिस स्ट्रक्चर में क्या इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं? तो आपने कहा यस, बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं। और यदि अवेलेबल हैं तो उन मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, यह कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन। यह कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है। द नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालने के कुछ तरीके होंगे। हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए कितने तरीके हैं? 3 तरीके। कौन कौन से 3 तरीके? थर्माइनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटो एमिशन। ठीक है। तो थर्माइनिक मतलब हीट। थर्माइनिक मतलब हीट, मतलब आप मेटल की सरफेस को क्या करो? हीट एनर्जी प्रोवाइड करो, और उस हीट एनर्जी के कारण यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इसे हम कहेंगे थर्माइनिक एमिशन। इसे हम क्या कहेंगे? थर्माइनिक एमिशन। मेटल सरफेस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना क्या कहलाएगा? थर्माइनिक एमिशन कहलाएगा। फिर हम दूसरा तरीका होता है फील्ड एमिशन। फील्ड मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। जब हम मेटल की सरफेस के अक्रॉस 10⁸ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लगा दें तो वहां से इलेक्ट्रॉन, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इस टाइप की प्रोसेस को, जहां पर इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से बाहर निकाला गया है, इसे कहा गया है फील्ड एमिशन। इसे क्या कहा गया है? फील्ड एमिशन। ठीक है। फिर अगली बात आती है फोटो एमिशन। तो फोटो का मतलब वो नहीं है कि जो आप मोबाइल के कैमरे से फोटो कैप्चर करते हो, है क्या? नहीं।
यहां फोटो जो वर्ड है वो लाइट से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? लाइट, LIGHT, लाइट, प्रकाश। ठीक है, तो जब हम किसी मेटल की सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हैं तो वहां से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इस प्रोसेस को कहा गया है फोटो एमिशन। इस प्रोसेस को कहा गया है फोटो एमिशन। यस, बिल्कुल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हो रहा था, जो ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहे थे हम, तो थर्माइनिक एमिशन में हीट एनर्जी दी थी, फील्ड एमिशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है? एक तरह से एनर्जी दे रहे हैं हम। फोटो एमिशन मतलब हमने लाइट दी, लाइट के पास क्या है? एनर्जी। तो इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉनों को जब हम मेटल की सरफेस से बाहर निकालना चाह रहे हैं, इस प्रक्रिया में जो हमें एनर्जी की आवश्यकता है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने नाम दिया है वर्क फंक्शन। ध्यान से, वर्क फंक्शन क्या चीज है? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। क्या है वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आवश्यक है उसे कहा गया है वर्क फंक्शन। अब आपके मन में एक चीज चल रही होगी, क्या? कि सर एक बात बताओ। मतलब क्या? सर जरा देखना इधर में, माना ये आपका मेटल है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भैया। सर यहां पे इलेक्ट्रॉन था। मैंने बोला ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला होगा तो मैं बोला तो क्या हुआ? तो सर पीछे प्लस चार्ज छूटा होगा, क्योंकि ओवरऑल तो मेटल न्यूट्रल होता है। भाई देखो, ये मेटल का एक स्लैब मैंने लिया तो ये तो न्यूट्रल रहने वाला है। मैंने बोला हां बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला होगा तो उसने पीछे प्लस चार्ज छोड़ा होगा। मैं बोला ऐसा आप क्यों कह रहे हो? सर हमने केमिस्ट्री पढ़ी है। मैं बोला क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में? सोडियम मेटल लिया सर, और इसमें से यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो सर जी ये Na+ बन जाता है। मैं बोला हां बिल्कुल सही है, बनता तो है, पर दिक्कत क्या हो रही है फिर? तो सर जब यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वापस न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल यही होता भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पे हाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि भैया इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन से भी, पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ओवरकम कर जाए। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर कहलाती है वर्क फंक्शन। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन जो होता है उसकी खास बात पता है क्या है? कि जैसे ये मैंने मेटल को ही सेलेक्ट किया, हो सकता है मेरे पास कॉपर हो सकता है मेरे पास जिंक हो सकता है मेरे पास सिल्वर हो। तो हर मेटल का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, तो वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। वर्क फंक्शन जो है वो हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। ये केमिस्ट्री वाली चीजें मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है? तो हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। फिर दूसरा एक और सवाल आता है कि सर ये इतना बड़ा स्लैब लिया, मानो यदि मैंने छोटा लिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वर्क फंक्शन जो है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क फंक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, आप एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको एक टेबल मिलेगी, तो आपको वहां लिखे मिलेगा कि वर्क फंक्शन जो है वो हाईएस्ट है किसके लिए? किसके लिए? चलो बताओ। एंड वर्क फंक्शन जो है वो लोएस्ट है किसके लिए? चलो बताओ, कितने लोगों ने एनसीईआरटी को ध्यान से देखा है? उसमें एक टेबल है, ये सब एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूं बेटा। तो आपको मिलेगा कि प्लेटिनम के लिए हाईएस्ट है और सीजियम के लिए लोएस्ट है। तो कम से कम इतना याद आपको होना चाहिए। हो सकता है टेबल को 11.1 नंबर की शायद टेबल है, उसको जरूर देखना जरूर, और थोड़ा सा ध्यान से देखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। मैं बार बार कह रहा हूं
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर को देख लेना, दो चार नाम है उनको याद कर लेना, ठीक है। बट हाईएस्ट और लोएस्ट तो एटलीस्ट आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, ये जो एटॉमिक फिजिक्स है, यहां पर हम लोग जो एनर्जी की यूनिट यूज करते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैकेनिक्स में हम यूज करते हैं कौन सी, जूल। जूल में यूज करते ही नहीं करते, मैकेनिक्स में बिल्कुल करते हैं, लेकिन यहां आने के पश्चात हम जूल में यूज नहीं करते हैं, हम यहां यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये कैसी यूनिट है भैया, एनर्जी की छोटी यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की एक छोटी सी यूनिट है जो ये कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन के पास में जो अब एनर्जी आ जाएगी वो एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने बोला द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इट इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है। ये जो डेटा है ना, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखने में आसानी रहेगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चार्ज और इसे जूल लिख दो, ठीक है। तो 1 जूल बराबर कितना आएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे सॉल्व करें आपको एक प्यारा सा आंसर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब यहां से हमें इस चैप्टर का जो मेन चीज है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा इस चैप्टर का। तो सर अभी तक जो पढ़ा था वो क्या था, वो बेस बिल्डिंग थी कि हमें टर्मिनोलॉजी से क्या होना है, फैमिलियर। हमें टर्मिनोलॉजी से क्या होना है, फैमिलियर। तो यहां पर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। अब इसको किया किसने, हर्ट्ज ने किया, हॉलबैक एंड लेनार्ड ने किया। उन सब लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करी और हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि भैया आपके पास में एक वैक्यूम इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। मैं उम्मीद करता हूं डायग्राम आपको विजिबल होगा, ठीक है। ये क्या है जो मैंने रेड रिलेट किया है, ये इवैक्यूएटेड ग्लास की एक ट्यूब है जिसमें लो प्रेशर पर गैस भरी हुई है, लो प्रेशर पर गैस भरी हुई है। फिर इसके अंदर में यहां पर एक सी करके लिखा हुआ है, ये आपकी फोटो सेंसिटिव प्लेट है, मतलब जिस पर लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ऐसी वाली। इससे कुछ दूरी पर सामने एक और मेटल का ही इलेक्ट्रोड लगाया गया जो जिसे ए नाम दिया गया है। यहां ध्यान दें, ये जो सी है ये बेसिकली आपका कैथोड है या आप इसे एमीटर प्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एमीटर प्लेट। जो आपका ए है वो आपका या तो एनोड कह लीजिए या फिर इसे आप कहेंगे कलेक्टर प्लेट, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हमने इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। एक क्वार्ट्ज की विंडो बनाई हुई है जहां से हम इस पे लाइट डाल सकते हैं, और जो एमीटर प्लेट है बेसिकली वो आपकी फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल की बनी हुई है। ये कैसी है, फोटो मतलब लाइट के प्रति सेंसिटिव है, ठीक है। मतलब यहां लाइट गिराने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को एक कम्यूटेटर स्विच के द्वारा एक माइक्रो एमीटर और वोल्ट मीटर से एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। यस और नो, ठीक है। शुरुआत में क्या हो रहा है, शुरुआत में हमने ये किया कि ए को मेंटेन किया हाई पोटेंशियल पे, ए इज मेंटेन्ड एट हाई पोटेंशियल और सी इज मेंटेन्ड एट लो पोटेंशियल। बेसिकली इसे पॉजिटिव से कनेक्ट किया और इसे नेगेटिव से कनेक्ट किया है, ठीक है भाई। अब क्या किया, अब हमने इतना काम करने के बाद हमने यहां पर अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट इस सी पर गिराई और हमने क्या ऑब्जर्व किया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट ऑब्जर्व कराई। पहले हमने एक फ्रीक्वेंसी सेट करी और फिर अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट गिराई, तो हमने देखा इस सर्किट में कोई करंट हमें नहीं मिलता है।
फिर हमने इंटेंसिटी को कर दिया फिक्स, इन सब चीजों को फिक्स किया, और फिर हमने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को बदला। हमने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को बदला, और हमने यह पाया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऐसी आई कि जहां पर इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ। समझना, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिली हमें, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हमें मिली जहां पर इस सर्किट में क्या होने लगा, करंट फ्लो होने लग गया। फिर उसके बाद ये जो इफेक्ट है, मतलब मेटल की सरफेस पे लाइट का गिराया, लाइट को गिराना, लाइट को गिरने के कारण वहां से इलेक्ट्रॉनों का बाहर आना, ये तो फोटो एमिशन कहला रहा है। और इसी इफेक्ट को, इसी फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दैट इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इनिशियल स्टेज है। अब हम इसमें, हमारे पास में कौन कौन से पैरामीटर पे डिस्कशन चल रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, ठीक है, इंटेंसिटी की बात चल रही है, यस और नो। तो इनको ही हमें बस यहां पर समझ के लेना है, इन्हीं चीजों को हमको यहां पर समझ के लेना है, ठीक है। कहानी क्या हुई समझ में आई, कैथोड को या एमीटर प्लेट को लो पोटेंशियल पे, कलेक्टर प्लेट को हाई पोटेंशियल पे मेंटेन किया, एक लाइट गिराई किसी फ्रीक्वेंसी की, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी होने पर हमें यह मिलता है कि सर्किट में करंट फ्लो होने लगा है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिखवाओगे क्या, आगे लिखा हुआ मिलेगा, ये डबल डायग्राम कुछ नहीं है। तो ये जो करंट फ्लो हुआ ये लाइट के कारण हो रहा है, तो इसे नाम दिया गया फोटो करंट। और इसको अफेक्ट करने वाले जो पैरामीटर हैं वो है, पहला इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, पोटेंशियल डिफरेंस और मटेरियल ऑफ एमीटर प्लेट। ये वो चार पैरामीटर हैं जो इस फोटो करंट को, कौन सा करंट, जो इस सर्किट में यहां पर फ्लो हो रहा है, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से पैरामीटर है भैया, पहला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तीसरा है हमारे पास में पोटेंशियल, और चौथा है मटेरियल ऑफ द एमीटर प्लेट। क्यों, वही हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जो एमीटर प्लेट पे लगा है। कलेक्टर प्लेट के मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कलेक्टर प्लेट के मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इतना होना चाहिए कि वो मेटल का हो, है कि नहीं। इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रोडों को हम जनरली मेटल का बनाते हैं, जनरली बोल रहा हूं मैं। तो पहला है कि भैया इस इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है। तो इंटेंसिटी का फर्क हमें देखना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भैया कि C को हमने मेंटेन किया लो पोटेंशियल पे, A को हमने मेंटेन किया हाई पोटेंशियल पे, फिर हमने एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या करी हमने, इंसिडेंट ऑन C, इतना काम कर लिया, ओके। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ते जाता है। देखो सारी चीजें फिक्स हो गई हमारी, सर्किट बना चुका हूं तो C और A फिक्स हो गए हमारे, मटेरियल फिक्स हो गया, वोल्टेज फिक्स कर दिया लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल देके, बस हमने एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा के देखी कि भैया इसमें से करंट फ्लो हुआ है, बिल्कुल हो गया। मतलब सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन C एंड फोटो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, फोटो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। मैं बोला ठीक है। अब जैसे जैसे इंटेंसिटी को बदला जाता है वैसे वैसे हमारा करंट भी क्या होता है, बदलता है। और प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जो फोटो करंट है, जो फोटो करंट है सर्किट में से जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी इंटेंसिटी के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी इंटेंसिटी के। फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अच्छा एक बात बताओ, ये इंटेंसिटी क्या होती है, ये पता है सबको कि नहीं पता है भाई, बोलो 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 बोलो, पता है कि नहीं पता है। इंटेंसिटी क्या होती है भैया, इंटेंसिटी जो होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर
पहुंचने वाली ऊर्जा, एक यूनिट टाइम में यूनिट एरिया के द्वारा रिसीव की गई एनर्जी, वो है आपकी वहां की इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब इनडायरेक्टली आप यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पर पहुंचने वाली एनर्जी को बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी का बढ़ने का मतलब एनर्जी का बढ़ना ही है। क्लियर है? चलो, तो ये वाला यदि समझ में आया हो तो अब दूसरा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। इफेक्ट ऑफ व्हाट? पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। तो देखो शुरुआत में हमने क्या किया, सी को लो पोटेंशियल पे, ए को हाई पोटेंशियल पे, इतना तो करना ही है, इतना तो करना ही पड़ेगा ना भाई। फिर हमने क्या किया, इंटेंसिटी फिक्स, इंटेंसिटी को कर दिया फिक्स, फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर दिया, फिक्स। ओके, अब कहानी को समझो बेटा। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल और ये करने के बाद में यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि भैया यहां पर आपका करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से। कौन सा करंट? फोटो करंट। कौन सा करंट? फोटो करंट फ्लो कर रहा है, फोटो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से। अब आपने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस को किया वेरी, तो हम पाते हैं कि करंट भी क्या होता है, वेरी करता है। लेकिन कुछ देर के बाद में वो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेता है और सैचुरेट हो जाता है। कैथोड को लो पोटेंशियल पे, एनोड को हाई पोटेंशियल पे रखा, बिल्कुल रखा, सही है, बिल्कुल सही है। हमने इंटेंसिटी को फिक्स किया, बिल्कुल सही है। एक फ्रीक्वेंसी डाली, उसको भी फिक्स किया, और फ्रीक्वेंसी ऐसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी रखी कि हमारा उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि भैया वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर सर्किट में से, जिसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, उस थ्रेशोल्ड, उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो मेटल की सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज बना वो इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। तो हमें एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा। और एनर्जी यदि ज्यादा चाहिए आपको तो भैया आपको सिंपल एक काम तो करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा बताओ? क्या बोल रहा था? आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यदि इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो वो एनर्जी कहां से मिल रही है, फ्रीक्वेंसी। तो हमने एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, उसके बाद में ही तो हमें फोटो करंट मिला। अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी किया जो इस सर्किट में लगा हुआ था। ये पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहां बैटरी कनेक्टेड है, ये वाली, इसको जब आप वेरी कर रहे हो तो हमने क्या पाया कि फोटो करंट भी वेरी करता है। लेकिन क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट अचीव्स मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है एंड गेट्स सैचुरेटेड मतलब क्या है, कांस्टेंट हो जाता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, कांस्टेंट हो जाता है। इस सैचुरेशन के मीनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, ये वाली कहानी सही हुई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समझना जरा। पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, पोलैरिटी को करते हैं रिवर्स। इसका मतलब क्या है भैया, पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं। वो ग्राफ को छोड़ दो, ग्राफ का चक्कर में टेंशन मतलब ये सर काय का ग्राफ बना रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा ग्राफ है क्या है। रुको जरा, उस ग्राफ को भी मैं समझाऊंगा। डोंट वरी, भागो मत, मैं हूं यहां पे। मैंने क्या बोला, पोलैरिटी को किया रिवर्स। अब पोलैरिटी को रिवर्स करने से हुआ क्या होगा बताओ? पोलैरिटी को रिवर्स करने से हुआ बस इतना कि भैया अब ये प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया। पहले ये माइनस था, ये प्लस था। देखो इनिशियल वाले में ये माइनस है और ये प्लस है, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉनों को दूर भागाएगा, और ए पे प्लस है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बराबर है, ये माइनस है ना। कैथोड कहां है,
ए को हाई पोटेंशियल प्लस पे, सी को लो पोटेंशियल माइनस पे कनेक्ट किया है। मतलब ये यहां से इलेक्ट्रॉनों को दूर भगाएगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चल के जा रहे हैं, बराबर। अब आपने क्या किया, पोलैरिटी को बदल दिया। अब जब पोलैरिटी को बदला और इसको माइनस किया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को आने देगा क्या? ये अब इलेक्ट्रॉनों को रोकने की कोशिश करेगा। कलेक्टर जो है, जो अभी तक कलेक्ट करने का काम कर रहा था, कलेक्टर जो है, जो कि अभी तक आजा कलेक्ट कर रहा था, अब ये क्या हो गया, अब मैंने जैसे ही पोलैरिटी को बदला, तो मुझे क्या पता लगा कि भैया अब तो ये इलेक्ट्रॉनों को रोकेगा। अब ये इलेक्ट्रॉनों को रोकेगा। अब रोकेगा कौन से इलेक्ट्रॉनों को? जो यहां से आ रहे हैं। लेकिन सर यहां से इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं? ये तो प्लस है, इसलिए तो जाने नहीं देना चाहिए। भैया यहां लाइट लग रही है ना, ये तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा ना। पर सर ये तो प्लस है, फिर क्यों निकालेगा? भाई इसके प्लस और माइनस से कोई मतलब है ही नहीं। लाइट आई मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा। अब निकलने के बाद आगे उनको कहां रास्ता मिलता है वो बात की बात है, लेकिन क्या ये निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं और इसने अब रोकने का काम चालू कर दिया भैया। तो यहां पर फिर क्या किया हमने? पोलैरिटी को किया रिवर्स, एंड नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज। नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स होती है, वो नेगेटिव हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लिए। तो अब जैसे ही इस नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया जाता है? इंक्रीज। तो भैया करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। करंट क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। करंट जो पहले बढ़ रहा था वो क्या होने लग गया? डिक्रीज होने लग गया है। करंट जो है वो अब क्या होने लग गया? डिक्रीज होने लगा है। अब हम क्या करते हैं, अब ये नेगेटिव साइड को एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जहां पे हम करंट जीरो मिलेगा। क्यों? मैंने नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाना चालू किया, करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एट सम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल करंट बिकम्स जीरो। करंट क्या हो गया? जीरो। करंट क्या हो रहा है? जीरो। उस वैल्यू को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये जो नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, जहां पर फोटो करंट जीरो हुआ है, उसे कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब सोचो, करंट यदि जीरो हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा है, इसलिए करंट क्या हुआ है? जीरो। इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस नेगेटिव पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या नाम दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसे डिफाइन कैसे किया? दैट वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट विच इलेक्ट्रॉन विद द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डज नॉट रीच कलेक्टर प्लेट ए, उसे नाम दिया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। या आप कह सकते हो रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो ये बनता क्या है? तो भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो सकती है? EVS। ठीक है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। जैसे मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब उसे 10 इलेक्ट्रॉन समझना, मैंने बोला यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल देखो, एन इलेक्ट्रॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस।
10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने के कारण उसके पास इतनी क्या एनर्जी आई होगी, यस और नो। तो अब उसे रोकने के लिए भी कितना देना पड़ेगा, उसे रोकने के लिए भी 10 वोल्ट ही देना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सी साइड में, नेगेटिव साइड में। कौन सी साइड से, नेगेटिव साइड से, बराबर, यस और नो। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट। ठीक है, अब देखो भैया कहानी इसमें समझते हैं क्या है, फ्रीक्वेंसी का हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, इसको समझाते हैं। भाई फ्रीक्वेंसी भी तो बदल के देखनी है ना कभी ना कभी, वो तो कहां देखी थी, पढ़ी थोड़ी थी कि हाँ भाई कुछ हुआ करके। समझना जरा क्या होता है, हमने क्या किया समझना, हमने एक सिंपल काम किया, कैथोड को रखा लो पोटेंशियल पे, एनोड को रखा हाई पोटेंशियल पे। ओके, एनोड को रखा हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब समझना भैया, अब कहानी ये हो रही है, इसके बाद की कहानी ये है कि अब जब हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज वेरीड, तो फ्रीक्वेंसी को वेरी करने पर फोटो करंट तो वेरी करता है, फोटो करंट वेरीज, बट मैक्सिमम करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारा एक्सपेरिमेंटल है भैया, मैक्सिमम करंट रिमेन्स कांस्टेंट, मैक्सिमम करंट में कोई अंतर नहीं आता है। सर ये ग्राफ क्या कह रहा है, लेकिन रुको तो सही, जा रहा बता तो रहा हूं, कहां भागे जा रहा हूं मैं, अभी बहुत स्लाइड है हमारे पास। देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट लेके आते हैं और अलग अलग के लिए जो अभी तक दो चीजें देखी थी उनको वापस से दोहरा के देखते हैं। ठीक है, मतलब हमने देखा कि हमें एक बात पता है कि यदि फोटो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है तो हमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी आपका फोटो करंट फ्लो होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब कहानी यह हुई कि जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो उतनी ही आपके इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, सर हमें कैसे पता लगेगा, भैया सिंपल लॉजिक है, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी से एसोसिएटेड है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी, किसकी, लाइट की, और उतनी ही ज्यादा उसको मिलेगी, किसको, मेटल सरफेस को। तो ये मिल रही है ज्यादा तो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, यस और नो। तो ये पाया ये गया कि भैया फोटो करंट वेरी तो हुआ लेकिन स्लाइटली वेरी होकर मैक्सिमम करंट कांस्टेंट रह गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इसको करने के बाद में जब पोलैरिटी को बदल बदल के देखते हैं तो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आता है, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आता है। मतलब हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, हायर इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव साइड में वो ज्यादा हो जाता है। पर सर ये अचानक बीच में कहां से आ गया, अरे भाई जाहिर सी बात है, हमने पोलैरिटी रिवर्स करके भी देख लिया। क्यों, जब हमें वो चीज पता है तो अब उसको कर करके भी तो देखेंगे कि ऐसे ही छोड़ देंगे नहीं ना, बस तो वही चीज हमने यहां पर करके देख ली, तुरंत लगे हाथों। क्या दिक्कत है भाई, यस और नो, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने पर करंट में कोई अंतर आया, स्लाइटली वेरी किया, लेकिन सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है। इस ग्राफ को देखिए, सैचुरेशन करंट आपका कांस्टेंट है हर फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, लेकिन भैया सैचुरेशन करंट तो कांस्टेंट है और इसके साथ साथ ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। नाउ द लास्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये कहता है भाई कि भैया हर एक मटेरियल के लिए आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। यदि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो इसका मतलब यह हो जाएगा
कि हर एक मटेरियल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग ही होगा, यस और नो। ये है इसकी कहानी, ठीक है। मतलब मटेरियल को बदलने पर फोटो करंट का वेरिएशन अलग तरह से आएगा, और अलग तरह से आएगा तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आएगा, सब कुछ यहां पर बदल जाएगा। और इन सारी चीजों का एनालिसिस करने कर हमारे पास में कुछ ऑब्जर्वेशन है, उनको देखिए। क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। मतलब मटेरियल फिक्स है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ में कैसा वेरी करेगा? लीनियरली वेरी करेगा। देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है जिसके लिए हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? जीरो है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ में तो लीनियरली वेरी करती है, लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिटी से क्या रिलेटेड है? फोटो करंट। फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी फॉर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कोई जो लाइट आप गिरा रहे हो उसके किसी फ्रीक्वेंसी के लिए यदि वो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, चाहे आपकी इंटेंसिटी कितनी भी लार्ज क्यों ना हो। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा चाहे इंटेंसिटी कितनी भी लार्ज क्यों ना हो। अब ये जो हमने पढ़ा है अभी तक उसकी ये समरी दी गई है। पहला क्या है? फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन। जो पहला पैरामीटर हमने पढ़ा था क्या? कि भैया कोई एक आपका फोटो सेंसिटिव मटेरियल फिक्स कर दिया आपने, फिक्स फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन? फोटो करंट। फिक्स फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए और फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए इन सैचुरेशन करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के लिए, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए कोई एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे यदि आपकी फ्रीक्वेंसी है, कम है यदि आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो फोटो एमिशन नहीं होगा चाहे आपकी इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो। दो पॉइंट और होंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल या इक्विवेलेंटली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यों भैया ऐसे? क्योंकि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या आएगा? ईवीएस। तो भैया काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली वही है ईवीएस से रिलेटेड, स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड है। ये क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है लीनियरली, किसके साथ में? फ्रीक्वेंसी के साथ में। क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी किसके साथ में लीनियरली वेरी कर रही है? फ्रीक्वेंसी के साथ में। याद करना पड़ेगा पॉइंट भाई। और अगला पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब यहां पर लाइट गिरी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। टाइम नहीं लगेगा मतलब क्या है? मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे जब आप विदा ले रहे होते हैं तो कैसे करते हैं कि 10 मिनट और रुक जाते हैं, है ना। शादी के बाद में जब लड़की विदा होती है तो होता है नहीं, वो प्रोग्राम चल रहा होता है 5 मिनट 10 मिनट, किसी के केस में 1 घंटा 2 घंटा भी हो जाता है, वहीं विदाई चल रही होती है, कन्या रो रही होती है ना। वो पुराना जमाना था। आज की कन्याएं तो नहीं रोती हैं, बिल्कुल हंसते हुए जाते कि तुम मजे में रहो, अब वो रोएंगे, है ना। आजकल ऐसा होता है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो अपना अपना परसेप्शन है इन चीजों को लेकर के, बहुत ज्यादा सीरियसली ना हो, बहुत ज्यादा सीरियसली ना ले, एक सिंपल मजाक वाली बात है ना। आधे घंटे से पढ़ रहे हो, दिमाग में कॉन्सेप्ट इतने भर गए होंगे, इसलिए बस जस्ट टाइम पास के लिए मैंने बोला। तो क्या बोला मैंने कि
अब वो रोने वाली प्रोसेस किसी के लिए 5 मिनट, किसी के लिए 1 घंटे, किसी के लिए 2 घंटे। लेकिन सर विदाई का तो शुभ मुहूर्त होता है ना, मानने वाले मानते, ना मानने वाले ना मानते। अब मेरे लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, मेरे लिए सारे दिन सब चंगासी। अरे भाई बुरे दिन का, शुभ दिन अशुभ दिन का क्या मीनिंग होता है? कौन सा शुभ और कौन सा अशुभ? रोज सूरज उग रहा है ना, मतलब हम तो यही कहते हैं ना सूरज उगा, भले हम जानते हैं, हम साइंस के स्टूडेंट, हमारे लिए तो क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, है कि नहीं? तो बस तो काश, कौन सा शुभ और कौन सा अशुभ? कुछ शुभ नहीं, कुछ अशुभ नहीं, सब चंगासी, है ना? तो भैया यहां क्या हो रहा है? लाइट गिरी की इलेक्ट्रॉन बाहर, लाइट गिरी की इलेक्ट्रॉन बाहर, कंडीशन अप्लाइड कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, बराबर। तो टाइम लैग नहीं होगा, मतलब कोई 5 मिनट रो रहा है, कोई 10 मिनट रो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लाइट गिरी की फटाक, फेरे हुए की तुरंत गाड़ी में, है ना? ये ऐसे वाला है, क्लियर? अब ऐसा जब हो रहा है तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी आप कम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन लेना देना फ्रीक्वेंसी से। नाउ आइंस्टाइन सर की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अब उन्होंने इतनी सारी चीजें देखी। अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या है कि आपको 100 रुपए मिले, आपसे बोला गया 2 किलो शक्कर आपको खरीद के लानी है, जिसका रेट है 45 रुपए पर। एक काम करो, 2 किलो छोड़ो, आपको 50 रुपए दिए गए, आपको बोला गया है शक्कर खरीद के लानी है जिसका 45 रुपए का रेट है। इसके बाद 5 रुपए बचेंगे, उसको क्या करना है? मम्मी को देना है वापस, है कि नहीं? नहीं, मम्मी को वापस नहीं देना है। 50 रुपए आपको मिले, 45 की शक्कर थी, वो तो सामान था, 5 रुपए आप लेके फुर, है कि नहीं? ऐसी है, ये मेटल की सरफेस है जहां इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर एनर्जी दी गई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को, यहां जो पहले इलेक्ट्रॉन अंदर था उसको यहां से बाहर निकालने के लिए 45 रुपए का खर्चा हुआ। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास में 5 रुपए बचे। ये रुपी का नया सिंबल है, ध्यान रखना, ये 2 को काटा नहीं है, पता है ना? रुपी का नया सिंबल आया है, बहुत पहले से आ चुका है मार्केट में, ठीक है? 50 रुपए दिए, 45 रुपए खर्चा, किस चीज का? इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने का खर्चा। ये क्या है? देखो, 50 रुपए मिले, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल को खर्चा, मेटल को दिया गया खर्चा 45 रुपए, ठीक है? तो अब बचा गया 5 रुपए, तो बचे हुए, मतलब रिमेनिंग बचे हुए 5 रुपए इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये 50 रुपए मिले किसको है पता है? ये 50 रुपए मिले हैं इलेक्ट्रॉन को ही, इलेक्ट्रॉन को मिले, ठीक है? इसको समझो, बस काम खत्म। ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या बोला, समझ में आया? तो आपने जो इंसिडेंट एनर्जी दी उसमें से खर्चा पानी काटने के बाद जो बचा वो कौन लेकर गया? इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टाइन सर की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बड़ी आसान है, काइनेटिक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। बात समझ में आई? अच्छा, किसी ने ये भी लिखा है क्या नोटबुक में? लिखा है ना, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या? कितना मिला उसको? इंसिडेंट एनर्जी मिली, उसमें से खर्चा क्या? बाहर निकलने का चार्ज देना पड़ेगा मेटल को भाई, क्योंकि देखो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था इस पे प्लस बनता था, ये वापस खींच लेता था इसको। अरे भाई, इस पे प्लस बनता था, इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेता था कि नहीं खींच लेता था? तो वो खर्चा पानी दे दिया उसको कि भाई देखो अब मैं जा रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा आ चुका है, मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त हूं, अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। क्यों?
मुझे ज्यादा का पैकेज है अब, है कि नहीं? तो तुम्हारा यहां का ये ले लो, मुझे फ्री करो, कहानी क्लियर। चलो चलो, बस ये है। अब भैया कहानी ये है कि यार इंसिडेंट एनर्जी को लिखा जा सकता है एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्बडा। सिमिलर वे में वर्क फंक्शन को लिखा जा सकता है एच न्यू नॉट या एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लिखा जा सकता है EVS या हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो यहां से हम ये चीजें निकालते हैं, ये अलग अलग इक्वेशंस को यहां पर लिख सकते हैं और उसके बेसिस पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? बस हो गया था। अब देखो यहां पर एक सवाल दिया गया, सवाल को देख लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस 5 मेगाहर्ट्ज। अब दो अलग अलग लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज और 7 मेगाहर्ट्ज है, हमने सरफेस पे गिराई, तो बताओ फोटो एमिशन कहां होगा? तो भैया देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 मेगाहर्ट्ज की, तो बताओ फोटो एमिशन कब होगा? जब आपकी इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो। तो बताओ किसके लिए होगा? इसके लिए होगा, मतलब ओनली फॉर न्यू टू। अब देखो इसका ही ऐसा सवाल है, लेकिन ये वेवलेंथ के फॉर्म में है, सवाल सेम है। तो ध्यान रखना यार, एनर्जी जो हो रही है वो एच न्यू, लेकिन एच सी अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेवलेंथ के केस में उल्टा चलेगा। यहां दिया है लैम्बडा नॉट, दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। सवाल को खुद से रीड करो, क्या सवाल है? एक मेटल की सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है कितनी? 5000 एंगस्ट्रॉम। अब उस पर दो लाइट गिराई है, लाइट ए जिसकी वैल्यू है 2000 एंगस्ट्रॉम और लाइट बी है जिसकी है 7000 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ किसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? तो भैया सिंपल बात है, लैम्बडा लेस देन लैम्बडा नॉट, मतलब 2000 वाले के लिए, मतलब फॉर लाइट ए। कॉन्सेप्ट सिंपल है क्या? कॉन्सेप्ट सिंपल है क्या? देखो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट और लैम्बडा लेस देन लैम्बडा नॉट, दिस इज द कंडीशन। यस और नो? फोटो करंट फ्लो होने के लिए, यस, फोटो करंट फ्लो होने के लिए न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए और लैम्बडा लेस देन लैम्बडा नॉट होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? अब एक सवाल है, फाइंड द एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6200 एंगस्ट्रॉम। तो भैया देखो हम एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं एच न्यू तो फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, तो भैया जी हम जानते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा। एच क्या है? एच क्या है? हुलुलुलुलु, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो आप रखोगे एच, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10 to the power -34 c लाइट, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्बडा 6200 एंगस्ट्रॉम 10 to the power -10। ये तो पता है ना, लेकिन इसका एक सिंपल फॉर्मूला और दे देता हूं भैया। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बराबर 12375 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, या एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। तो दोनों में तो अंतर है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा यूज करना, ठीक है? डेटा जैसा दिया हो वैसा यूज करना। ओके, तो यहां पर बताओ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी आ जाएगी? 12400 डिवाइडेड बाई 6200, सॉल्व करो तो ये आएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म। ठीक है, इसलिए ये सवाल यहां पर करवाया है। क्लियर है? स्प्राइट क्लियर है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर मतलब एकदम क्लियर तो नहीं है ना, क्रिस्टल क्लियर कि बिल्कुल कांच की तरह पूरा साफ हो गया। क्लियर है का मतलब समझ में आया है कि साफ हो गया है। ये कुरकुर की आवाज आ रही है, बॉटल की होती है, ठीक है? स्पीकर खराब नहीं है, मतलब माइक खराब नहीं है। ये सवाल देखो भैया क्या बोला गया है,
लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। मतलब आपने क्या किया, मैंने माना थ्रेशोल्ड बराबर है न्यू नॉट बराबर न्यू है। अब आपने न्यू वन दे रखी है 1.5 टाइम्स न्यू, ठीक है। What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is double? अब आपने अगली बार क्या किया, न्यू टू को ले लिया, फ्रीक्वेंसी इज हाफ मतलब न्यू वन बाई टू, मतलब 1.5 न्यू डिवाइडेड बाई टू मतलब 0.75 न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी को किया हाफ और इंटेंसिटी को डबल किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, लॉजिक के हिसाब से देखो, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है लेस देन न्यू नॉट, तो भैया नो फोटो करंट, और नो फोटो करंट का मतलब जीरो। यही तो बोल रहा है ना, आपने पहले 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड डाली तो थ्रेशोल्ड न्यू नॉट मानी, न्यू नॉट को मैंने न्यू मान लिया, तो भाई आपकी फ्रीक्वेंसी थी इतनी, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो ही रहा था। अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को कर दिया आधा, ध्यान से पढ़ना, फ्रीक्वेंसी को किया आधा तो न्यू वन बाई टू, तो इतना आया 0.75 न्यू, और इंटेंसिटी को डबल किया तो इंटेंसिटी का कौन सा रिलेशन है हमारे पास, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कुछ नहीं, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लेकिन कब, एट फिक्स फ्रीक्वेंसी, एट अ फ्रीक्वेंसी वेयर द फोटो करंट इज एक्चुअली फ्लोइंग। मतलब जब तक फोटो करंट फ्लो हो रहा है ना तभी तक इंटेंसिटी डायरेक्टली फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, लेकिन यहां तो ये थ्रेशोल्ड से कम हो गया, थ्रेशोल्ड से कम हो गया तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्योर, आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पॉइंट है वो है बेटा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज द फोटोन। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन। कहानी ये है भैया, एक सिंपल कहानी ये है कि देखो लाइट जब मैटर के साथ में इंटरेक्ट करती है तो ये जो है वो एक क्वांटम के फॉर्म में करती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ में एक क्वांटम ऑफ द लाइट, मतलब एक छोटा सा पैकेट जिसे हम फोटोन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो फोटोन क्या है, फोटोन जो है, फोटोन आखिर क्या है, फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी या लाइट। अब इस फोटोन की खास बात यह है कि इसका रेस्ट मास क्या है, रेस्ट मास इज जीरो, मास कैलकुलेट नहीं हो सकता, मास कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट रेस्ट मास को जीरो माना गया है, रेस्ट मास इज अज्यूम्ड जीरो, रेस्ट मास इज अज्यूम्ड जीरो, बाकी हम इसका मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर मूव्स विद स्पीड, मूव्स विद स्पीड c, और c बराबर है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब मास ही नहीं है भैया उसका, तो चार्ज कहां से आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि भैया चार्ज तो तब आता है जब पहले कुछ मास हो, जब मास है ही नहीं तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चार्ज आ ही नहीं सकता। अब चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो डज नॉट डिफ्लेक्ट या डज नॉट डेविएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ई और बी का मतलब समझता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है, इज नॉट डिफ्लेक्टेड लिखना चाहिए था ना, is not deflected in, इसको सही लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फोटोन के लिए हैं। अच्छा, इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी
एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो अब उसमें जितने फोटोन होंगे उतनी ही टोटल एनर्जी आएगी। तो जब मैं बात करूं टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, तो ई आएगा एन एच न्यू या एन एच सी अपॉन लैम्बडा। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन। आगे है भैया वेव नेचर ऑफ मैटर। अब ये क्या चीज है? देखो, जैसे लाइट के साथ में क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक बात समझ में आ रही है हमारी, वो क्या है कि जब कभी भी लाइट किसी मैटर के साथ में, किसी पदार्थ के साथ में इंटरेक्ट कर रही है, तो भैया लाइट का जो है ना, वो क्या इंटरेक्ट कर रहा है? क्वांटम ऑफ द लाइट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम ऑफ द लाइट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरी की पूरी लाइट इंटरेक्ट नहीं कर रही है। क्योंकि पूरी की पूरी लाइट इंटरेक्ट कर रही होती तो क्या हो रहा होता कि भैया थोड़ी देर के बाद में तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब पूरी की पूरी लाइट इंटरेक्ट नहीं कर रही है। क्यों? ये तो जैसे हमारे जैसे मान लो गाल पे लाइट गिरती रही तो गाल गर्म होते जाता है, नहीं होते जाता है? अरे होते जाता है, वहां पे भी गर्म हो रहा है। लेकिन जब इंटरेक्शन की बात आ रही है तो पूरी लाइट इंटरेक्ट ना करते हुए क्वांटम ऑफ द लाइट इंटरेक्ट्स विद द इलेक्ट्रॉन। तो मतलब लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में आपको कौन सा बिहेवियर दिखला रही है? पार्टिकल नेचर का। ठीक है, तो जैसे लाइट जो है पार्टिकल और वेव दोनों के फॉर्मेट में है, उसी प्रकार से हमारा जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो भी दो प्रकार से होता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर वो जो हम पूरी मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं, भैया मैं एक पार्टिकल जैसा हूं, लेकिन इसके साथ में मेरा वेव नेचर भी है, लेकिन मेरी वेवलेंथ बहुत छोटी है। यस और नो? तो उसी चीज को यहां पर बतलाया गया है। और वेव नेचर ऑफ मैटर मतलब ये बतलाता है क्या? वेव नेचर ऑफ मैटर क्या बतलाता है कि भैया एवरी पार्टिकल ऑल्सो हैज वेव नेचर when it moves fast। जब वो काफी तेज चल रहा होता है तभी वो वेव नेचर को दिखलाता है, शो कर पाता है। अदरवाइज नॉर्मली पार्टिकल जैसा ही रहता है। लेकिन जब वो बहुत तेज गति से चल रहा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो वो काफी तेज चल सकता है, तो भैया इलेक्ट्रॉन के साथ में उसका वेव नेचर भी एसोसिएटेड है। मतलब कहा यह जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे फिक्स है। वो कहानी ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लो ये मैंने आपका एक ये बना दिया Ze, न्यूक्लियस बना दिया। अब इसके चारों तरफ मान लो कि एक हाइड्रोजन आपने लिया, तो इसके अंदर में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि ये ऐसे घूम रहा है तो बस यही है, नहीं, ये एक एरिया में लोकलाइज है। ये एक एरिया में क्या है? ठीक है, समझ जाओ यार, इतना थोड़ा बहुत ऐसा बनेगा ही हमारा। तो वो एरिया में लोकलाइज है, मतलब वो साथ में वेव प्रॉपर्टीज को भी दिखला रहा है। तो अब इसको बतलाने के लिए हमारे पास में आए हैं डी ब्रॉगली सर, और उन्होंने वेवलेंथ और इसके रिलेटेड एक रिलेशन दिया था। और वो क्या है? मैंने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहीं आगे लिखा है कि नहीं? यही है। तो यहां पर हमारे पास में एक पॉइंट आता है और वो आता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। तो यहां पर उन्होंने बताया कि भैया लैम्बडा बराबर आएगा H अपॉन P। मतलब इन्होंने बड़ी चालाकी से मोमेंटम जो कि मैकेनिक्स में पढ़ा था और लैम्बडा जो कि वेव्स में पढ़ा था, वेवलेंथ के बारे में, उन दोनों को रिलेट किया। इस रिलेशन से लैम्बडा जो है वो H अपॉन P के बराबर होता है। H वही प्लैंक्स कांस्टेंट, P आपका मोमेंटम, लैम्बडा वेवलेंथ। अब इस मोमेंटम को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और उन तरीकों के बेसिस पर यदि मैं बात करूं तो भैया लैम्बडा बराबर आपका बतेगा H अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2m के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप लिख सकते हो H अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2m चार्ज इनटू पोटेंशियल।
ठीक है, यस और नो। तो ये रिलेशन है कि भैया यदि आपको चार्ज पार्टिकल के बारे में लिखना है, उसकी वेवलेंथ के बारे में जानना है, तो उसे कितने वोल्ट से आपने एक्सेलरेट किया है या उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी, ये यदि आपको पता है तो आप उस पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मेरी निकालोगे, क्या निकलेगी, बहुत ज्यादा मास है मेरा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की निकालोगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने दिए हुए हैं, क्यों दे रखे हैं, निकाले वैसे ही हैं वैल्यूज पुट करके। ये है आपका इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का। रिजल्ट को याद रखना है, रिजल्ट को आपको क्या रखना है, याद। किसकी किसकी वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन की 12.27 अपॉन रूट वी। ध्यान रखना वेवलेंथ में एंगस्ट्रॉम में निकाल रहा हूं, रूट वी मतलब मुझे पार्टिकल को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, ये यदि आपको पता है तो आप किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। दूसरी है प्रोटॉन की 0.286 और तीसरी है अल्फा की 0.101। डायरेक्ट रिजल्ट मैंने कैलकुलेट करके यहां पर दे रखे। इस पर सवाल पूछा जा चुका है, इन पे अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कभी भविष्य में पूछ ले। इसके बाद आता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो इसी पार्टिकल नेचर मैटर के वेव नेचर को ही क्या करता है, प्रूफ करने की एक प्रकार से कोशिश है। जहां पर इलेक्ट्रॉनों के वेव नेचर को यहां ऑब्जर्व किया गया, क्या किया गया, एक यहां पर एक फिलामेंट लिया गया, उसे लो टेंशन सप्लाई से कनेक्ट किया, मतलब लो वोल्टेज से कनेक्ट किया गया। ये इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन गन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आपने इसे ऐसे कनेक्ट किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचते हैं एक चेंबर के अंदर में, जिसे आगे हाई टेंशन सप्लाई से कनेक्ट किया, और इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं और एक बीम के फॉर्म में चलते हैं और आगे जाके मेटल के टारगेट पे जाके टकराते हैं, और टकराने के बाद होते हैं डिफ्रैक्ट। टकराने के बाद क्या होते हैं, डिफ्रैक्ट होते हैं। और ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉनों की बीम जो है वो आगे एक मूवेबल कलेक्टर पे रिसीव की जाती है, जो कि आगे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट यहां पर रहता है। उस पूरे एंटायर सेटअप को एक वैक्यूम के चेंबर में रखा जाता है। तो इन्होंने यहां पर क्या किया कि जब इन इलेक्ट्रॉनों को यहां पर एक्सेलरेट किया गया तो इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करके देखा गया अलग अलग उसके लिए। तो जब हम इलेक्ट्रॉनों को एट 54 वोल्ट और 50 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर लेकर के आते हैं, तो हमारे पास में लैम्बडा इलेक्ट्रॉन जो आती है वो 0.165 एंगस्ट्रॉम मिलती है, जो कि 0.167 होगा शायद। 5 और 7 देख लेना, दोनों डेटा है, एक प्रैक्टिकल डेटा है और एक थियोरेटिकल डेटा है, जो कि काफी क्लोज मिलती है हमें प्रैक्टिकल डेटा और इस वैल्यू से, जो इन फॉर्मूले से हमने निकाला है डेटा और जो हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर में करते हैं और उसकी वेवलेंथ को अलग तरीके से जो मेजर करते हैं, दोनों में हमें मिलती है सेम। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ना। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन गन में यहां पे जो फिलामेंट है हमारे पास टंगस्टन का फिलामेंट है, जिस पर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर रखी है। तो ये भी सवाल बन सकता है भाई, पता होना जरूरी है। खत्म हो गया क्या, एक दो सवाल है। ये सवाल देखो 2022 का सवाल है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताओ। तो लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहां पर। अरे बोलो, या ऐसे रखो, लैम्बडा बराबर क्या आ गया, एच इंटू 1/p। तो रिलेशन क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा ये वाला। कब का सवाल है, 2022 का। इससे पहले भी एक दो बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है अगेन 2022 का ही सवाल है। देखो क्या सवाल है, खत्म हो रहा है, डोंट वरी, भागो मत, 2-4-5 मिनट और। When two monochromatic lights of frequency nu and nu/2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential become Vs/2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is, मैंने माना थ्रेशोल्ड है न्यू नॉट। अब देखो न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs/2। तो हमारी आइंस्टाइन की काइनेटिक एनर्जी, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन, ये पता है। अब मुझे बस अलग अलग फॉर्मेट में इक्वेशन लिखती आनी चाहिए। देखो लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन होना चाहिए, और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया, मतलब इसे मैं लिखूंगा EVS बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और ये न्यू नॉट हमें निकालना है, ठीक है, ये तो कहानी ये हो गई। अब हम लगाते हैं पहली बार, तो पहली बार लगाएंगे तो देखो ना, EVS/2 बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट।
अगली बार क्या हुआ, अगली बार है EVS बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल VS है और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपने करी है आधी माइनस H न्यू नॉट। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको न्यू नॉट निकालना है। कैसे निकालूं बताओ, इन दोनों को आपस में कर दो डिवाइड, काटा पीटी करके सॉल्व कर लेंगे। E से E, VS से VS, H कॉमन, तो ये बचेगा 1/2 बराबर न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन न्यू बाई 2 माइनस का न्यू नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, न्यू बाई 2 माइनस न्यू नॉट बराबर 2 न्यू माइनस 2 न्यू नॉट। सॉल्व इट। तो देखो भैया, इस न्यू नॉट को इधर लेके आऊंगा तो ये आएगा न्यू नॉट बराबर 2 न्यू माइनस न्यू बाई 2। तो यू आर गेटिंग न्यू नॉट बराबर 3 न्यू नॉट बाई 3 न्यू बाई 2022। ठीक है, श्योर है? यहां पे खत्म है, एक आधा कुछ एक और है भाई। 2020 का सवाल है, देखो क्या सवाल है। An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt। 2020 का सवाल है, देख लो। If the de Broglie wavelength of electron is this, the potential difference। तो मैंने क्या बताया था, लैम्बडा इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 12.27 अपॉन रूट वी, लेकिन ये आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। अरे बोलो, तो हमको ये नैनोमीटर में दे रखी है तो इसको कैसे लिखें, देखो 1.227 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर हो गया। इसे मैं लिख सकता हूं 1.227 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1.227 इंटू 10 टू द पावर -1 एंगस्ट्रॉम। सही है क्या, देख लो भाई। अरे बोलो, यहां पुट कर दो तो यहां आएगा 1.227 इंटू 10 टू द पावर -1 बराबर 12.27 अपॉन रूट वी। यही तो निकालना है, पर ध्यान ये रखना है कि डेटा हमें एंगस्ट्रॉम में ही चाहिए। कैसे करूं, देखो भाई, यदि इसको इससे काटोगे तो ये कटेगा 10 बार और ये 10 टू द पावर -1 है तो ये आएगा रूट वी बराबर 100। क्यों 100 सर जी, 10 टू द पावर -1 है, नीचे जाएगा 1/10 और 10 और ये 10 100। लेकिन हमें क्या चाहिए सर जी, हमें चाहिए v, तो v आएगा 1 2 3 4 स्क्वायर कर दिया, मतलब 10 टू द पावर 4। खत्म। और ये था आपका चैप्टर भी खत्म। लो भाई, क्या टाइम लगा, कुछ टाइम लगा, कुछ भी नहीं। ये तो थी कहानी आज की। क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए